नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो छत्तीसगढ़ एसीएफ का 2016 के पेपर हुआ था। तो उसमें हम फिजिक्स के पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जो है फिजिक्स के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इस पे देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे क्या आता है या नहीं आता है, और जो कुछ नया मिलेगा यहाँ से वो भी हम नोट करते जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका सिलेबस बहुत लेंदी होता है, तो सारे न्यूमेरिकल्स तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से वही आप करिए। केवल ज़्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे तो बाकी सिलेबस भी आपका छूट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2016 का पेपर है आपका ये। तो 2016 में जो है पहला क्वेश्चन आया था ये कि यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाए तो वह कहाँ दिखाई देती है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, उसने पूछा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम इज, तो रेयर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम यानी कि रखा कहाँ पर है, वो रेयर मीडियम में रखा हुआ है। फ्रॉम व्यू व्यू कहाँ से किया जा रहा है, डेंसर मीडियम से उसको देखा जा रहा है। तो वो कहाँ पे दिखाई देगी हमको। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे अपवर्तन का जो हमने यानी कि पढ़ा था चैप्टर, जो लाइट का चैप्टर था आपका, तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो हमने आपको बताया भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था भी ये। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी किरण जो है, मान लो आप इस एरिया में कोई व्यक्ति है, ये कैसा मीडियम है, सघन यानी कि डेंसर मीडियम है, ये सघन मीडियम है। और इधर कैसा है, इधर है रेयर यानी कि विरल मीडियम है, माध्यम है। तो अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ की वस्तु को देख रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो किरण जो निकलेगी, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से किरण क्या हो जाती है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ऐसे जाना तो चाहिए था उसको ऐसे रेखा को, लेकिन वो क्या करेगी, जैसे ही यहाँ पे माध्यम चेंज हो जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो किरण है वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। जो नॉर्मल लाइन होगी उससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंस से हम जा रहे हैं किसमें, रेयर मीडियम में जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था जब कोई मीडियम में डेंस से अगर जाते हैं रेयर में तो दूर हो जाती है, रेयर से जाते हैं डेंस में तो पास हो जाती है, पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर दूर जा रही है रेखा, लाइन जो जा रही है, तो रेफ्रेक्ट होकर के तो कैसा हो जाएगा, वो जो वास्तविक दूर अगर होगी कोई वस्तु, उससे क्या हो जाएगा, दूर हमको दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर वो दिखाई देगी हमको। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि किरण जो होगी अविलंब से पास जा रही है या दूर जा रही है, हमको ये देखना है। तो हमने ये पढ़ा भी था जो रिफ्रैक्शन के चैप्टर में, अपवर्तन के चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने, जब कोई किरण सघन माध्यम से जाएगी विरल माध्यम में तो अविलंब से दूर हो जाएगी। फिर अगर कोई किरण विरल से जाती है सघन माध्यम में तो अविलंब के पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे, इसीलिए मैंने जो है वीडियोस में कॉन्सेप्ट क्लियर कराने पे ज़्यादा जोर दिया था आपके। तो आपको ये पता चल गया होगा 31 का आंसर सी होगा, तो क्यों होगा। फिर अगला सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण है सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए जब हमने आपको पढ़ाया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया था, तो उसमें यही कंडीशन थी कि जब कोई किरण सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में आती है, लेकिन जो आपतन कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो वापस उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लो इधर आपका ये आपका रेयर मीडियम हो गया, इधर यानी कि विरल माध्यम हो गया, इधर का आपका डेंस हो गया यानी कि सघन माध्यम हो गया। कोई सघन माध्यम से किरण जाएगी ऐसे, फिर अगर उसका जो आपतन कोण होता है उसका मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, यानी वापस इसी में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो होता है इस एंगल को बोलते हैं क्रांतिक कोण। अगर क्रांतिक कोण से मान अधिक हो जाएगा, मान लो इतना हो जाए, कितना भी हो सकता है वो, तो वो वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इसी चीज पर आधारित होती है, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए,
और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका एक फिक्स है कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन कम से कम और अधिकतम जो है 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। तो इसको आप जो है तैयार कर लीजिएगा। अगला क्या कह रहा है, विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है। तो ये भी हमने आपको जो धारा वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये करंट से है, धारा वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो वहाँ पे हमने क्या बताया था, जो विद्युत धारा आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। यही तो फॉर्मूला था हमारा धारा। तो इसका पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए धारा जो होती है वो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आई इक्वल टू हमने पढ़ा था क्यू अपॉन टी, यानी कि आवेश जो होता है वो कितना पर्टिकुलर टाइम, यानी आवेश और टाइम के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो इसका पता क्या होना चाहिए, आई क्या होता है, यानी कि इसका मात्रक हमको पता होना चाहिए। इसका मात्रक एम्पियर होता है, कभी कभी मात्रक भी पूछ लेता है। और ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। तो अब हम ऑप्शन में जाएंगे, पहला देखेंगे आवेश बटा समय। तो आवेश का मतलब चार्ज होता है, यहाँ पर क्यू क्या है आपका, आवेश ही तो है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश बटा समय, यानी हमें पहला ही आंसर मिल गया। तो इसका मतलब हमारा जो ये आंसर होगा यही सही आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है। तो विद्युत धारा का मान जो है क्यू अपॉन टी के बराबर है। क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। और यहाँ पर क्यू क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो ये भी बहुत ही आसान था। आप देख रहे होंगे जो भी हमने पढ़ाया है सारा वहाँ से आ रहा है, आपको मिल रहा है वहाँ से। और जो भी नया मिलेगा उसको आप नोट कर लेंगे यहाँ से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के जिस स्थान पर नमन कोण। नमन कोण क्या होता है, नमन कोण हमने ये बताया था, जब आप देखेंगे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पृथ्वी मान लो है, और जब यहाँ पर इक्वेटर पे चुंबक रखते हैं तो चुंबक जो है सरफेस के क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो क्या है चुंबक जो है धरातल से क्या है झुकाव उसमें बना लेता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, डिप पॉइंट या फिर डिप एंगल बोलते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, पृथ्वी के जिस स्थान पर नमन कोण का मान कितना है, 45 अंश होता है, उस स्थान पर कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता तथा उसकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता में क्या संबंध होता है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो उसकी तीव्रता होती है चुंबकीय तीव्रता, और ऊर्ध्वाधर जो तीव्रता होती है यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी के बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला हम ये पढ़ाए नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना ये। तो जो न्यूमेरिकल हमको वही पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। tan आई इक्वल टू फार्मूला होता है आपका tan आई इक्वल टू जेड ई अपान एच ई, ये फॉर्मूला होता है। और जहाँ पर जेड ई क्या होता है, जेड ई जो है वो क्या है आपका वर्टिकल इंटेंसिटी। तो ये क्या है आपका वर्टिकल इंटेंसिटी है। ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकल इंटेंसिटी हो गई। और फिर ये तुम्हारी जो दूसरी एच ई है वो क्या आपकी है हॉरिजेंटल। तो हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी हो गई। और आई आपका क्या, आई आपका होता है डिप एंगल, यानी कि एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, यही होता है आपका नमन कोण। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप हो गया। अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको हल करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, नमन कोण कितना, यानी कि एंगल ऑफ डिप दे रखा है 45। तो क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा जेड ई अपान एच ई हो जाएगा। ठीक है, अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, हमको पता है। तो tan 45 का मान 1 हो गया, तो जेड ई बटा एच ई हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से ये चीज निकल आई, इसको इधर भेज देंगे हम, तो क्या हो जाएगा एच ई बराबर हो जाएगा जेड ई। तो यहाँ से एक चीज ये निकल के आई है कि दोनों बराबर होंगे। तो यानी कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो तीव्रताएं होंगी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है दोनों तीव्रताएं बराबर होती हैं। तो 45 एंगल पे दोनों तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब जितना भी कभी भी नमन कोण अगर वैल्यू चेंज कर दे, अगर मान लो
45 की जगह 60 दे दे या फिर 90 दे दे या फिर कुछ भी दे सकता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, इस फार्मूले का आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने इसको नहीं देखा था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो दे रखा है वो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम एवं पारदर्शी माध्यम में आपतित होता है तो प्रकाश का क्या होता है। तो बहुत ही देखिए, आप इस वाले लाइट के चैप्टर से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से वीडियो को बार बार देख कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। तो कह रहा है जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से जा रहा है, यानी कि दो माध्यम है, एक माध्यम मान लो इधर विरल है यानी रेयर, तो इधर ये रेयर हो गया, इधर इधर डेंसर हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विरल माध्यम से जा रहा है और सघन माध्यम में जा रहा है। तो मान लो ऐसे जा रहा है, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन जाएगा कैसे, ऐसे, क्योंकि डेंस की ओर झुक जाएगा वो। तो क्या कह रहा है, प्रकाश का क्या होता है, तो इस प्रोसेस को पूछा है उसने। तो रिफ्लेक्शन तो अलग चीज होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोई जो मिरर होता है, मिरर के ऊपर पड़ता है, मान लो ये मिरर है, इसके ऊपर ऐसे आएगा और ये इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी, तो ये होता है। तो ये तो मिरर के लिए हो गया। लेकिन जो पारदर्शी माध्यम है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो रहा है वो, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट वाले में तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो आंतरिक इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकता है, या फिर रिफ्लेक्ट कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो अपवर्तन भी हो सकता है और पारगमन भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बूंद होती है, जब ये मान लो बूंद है कोई, तो इसके अंदर से अगर रोशनी को जाती है ऐसे, तो क्या होती है, पहले ये ऐसे होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर वापस भी रिफ्लेक्ट होकर के आती है ये। तो यानी कि इसमें पारगमन भी हो रहा है, यानी ट्रांसमिशन भी हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा भी रही है। फिर परावर्तन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ अगर इस वाले सरफेस पे देखा जाए तो ये मिरर की तरह समझो काम कर रहा है, और इस पे क्या हो रहा है, एंगल पे वापस आ रही है। और अपवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ गई तो इस वाले माध्यम से जब इस वाले माध्यम में गई तो क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्ट भी हो रही है। तो तीनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए बी जो सी तीनों होगी। तो आप समझ गए होंगे, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन एवं पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है तो प्रकाश का ये सब चीज़ हो सकता है, यानी रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, रिफ्रैक्ट भी कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि माध्यम कैसा है, किस तरह से जो है माध्यम बना हुआ है। यहाँ पे जो ये बूंद का दिया है मैंने एग्जाम्पल, इसी सिद्धांत पर जो है क्या बनता है आपका, है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में क्या होता है, प्रकाश मान लो यहाँ पे सूरज होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी वो, तो पहले क्या होगा, अपना रिफ्लेक्ट करेगी अंदर, ठीक है, फिर यहाँ पे टकरा करके रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगी, यानी कि ये ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखा है कि एक दूरदर्शी है, तो ये भी मैंने देखा था लाइट वाले चैप्टर में। तो एक दूरदर्शी का मतलब टेलीस्कोप दे रखा है, उसमें अपदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः दे रखी है, FO है और FE है। FO किसका होता है, अपदर्शक का होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। FE क्या होता है, जो आईज की तरफ होता है। तो इनके बीच संबंध होता है, उसने पूछा है कि इनके बीच संबंध क्या होता है। तो जब हमने आपको टेलीस्कोप पढ़ाया था तो हमने बताया था टेलीस्कोप की खास बात क्या होती है। मान लो आपको ये कोई टेलीस्कोप अगर आपका है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं, मान लो चंद्रमा देख रहे हैं आप हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा, और ये आपका क्या होता है, FO होता है। जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो फोकस होता है जिस लेंस का, तो उसको बोलते हैं FO। और जो आईज की तरफ यहाँ पे आँख होती है आपकी, है ठीक है, यहाँ पे आँख होगी आपकी, तो ये FE कहलाता है। तो हमेशा हमने बताया था टेलीस्कोप की खास बात क्या होती है, FE की जो वैल्यू होती है हमेशा छोटा होता है किससे, FO से, यानी FO का मान क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इसकी फोकस दूरी अधिक होगी और इसकी फोकस दूरी कम होगी। बस ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में दिखाई देगा आपको क्या, कि FO इज ग्रेटर देन FE, बस हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो उस टाइम जब हमने पढ़ाया था आपको तो बताया था इसके बारे में, तो आपने अगर नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये हो गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक सोलर सेल के लिए जो है फिल फैक्टर का मान होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए, जो हमने पढ़ाया था आपको सौर ऊर्जा के जो बारे में। तो उसमें हमने बताया था कि जो सोलर सेल होता है उसका फिल फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो अब 0.8 होता है। तो F = 0.8 होता है, फैक्ट है, याद कर लीजिए। और
इसके बाद 2016 में आया था ये, 2017 में भी आया था ये। तो हो सकता है कि आपके 2020 के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाए कि सोलर सेल, एक अच्छा सोलर सेल जो होता है उसका फिल फैक्टर का मान कितना होना चाहिए। तो इसका फिल फैक्टर का मान जो होता है 0.8 होना चाहिए। अब देख लेते हैं एक ज्या तरंग में होता है। तो ज्या तरंग का मतलब, ज्या का मतलब साइन वेव की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक साइन वेव जो है उसमें होते हैं क्या क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए साइन वेव होती क्या है। तो आप देखिए, मान लो ये आपका यहाँ से ऐसे हमने बना दिया ये साइन वेव। ये एसी करंट में हमने, एसी करंट में होता है। तो ये मतलब जीरो है, यहाँ पे वोल्टेज मान लो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो वोल्टेज माइनस का हो जाएगा। और ये क्या शो करेगा आपका, टाइम। नीचे क्या दिखा रहा है आपका, टाइम दिखा रहा है, यानी कि टाइम के साथ क्या क्या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में ऐसे ऊपर जाएगा पहले वोल्टेज, फिर क्या कम होगा जीरो हो जाएगा वोल्टेज, फिर निगेटिव में जाता है वोल्टेज, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर पॉजिटिव में आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये निगेटिव आएगा। अब ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक ये साइन वेव पूरी कंप्लीट है। इसमें दो क्या होते हैं, हाई पॉइंट होंगे और दो एकदम लोएस्ट पॉइंट होंगे जो नेगेटिव में होंगे। तो अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 4/4 होते हैं। तो 4/4 तो हैं ये, ठीक है। क्योंकि चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, जिसमें क्या होता है प्लस माइनस के जो माइनस होते हैं। तो इसमें जो होंगे सारे वैल्यू जो होंगे प्लस के होंगे, इसमें जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसमें नीचे जाएंगे तो माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पे जाएंगे तो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो क्या प्लस का आएगा, नीचे जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यही इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। एक ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे दिखाई देंगी आपको, तो ये सही है। फिर क्या, एक परिक्रमण काल यानी कि 1 पीरियड। तो ये पूरा जो कंप्लीट करता है इसी को बोलते हैं साइन वेव, यानी कि साइन वेव उसी को ही बोलेंगे जिसमें दो जो क्या होंगे मैक्सिमम पॉइंट होंगे और दो लोएस्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट करता है पूरा तब एक साइकिल बोली जाती है इसको। फिर दो प्रत्यावर्तन, तो 2 अल्टरनेट है ना, तो एक अल्टरनेट ये हो गया, एक अल्टरनेट ये, और फिर उसका अल्टरनेट एक ये, तो 2 अल्टरनेट हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल अबव, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे सही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, एक ज्ञात तरंग में होता है क्या क्या होता है, सारे होते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दे रखा है आपका है, अगला ये दे रखा है कि 230 वोल्ट एसी का उपयोग करने वाले घरेलू उपकरण में विभव का लगभग अधिकतम मान क्या होगा। देखिए तो ये वाले क्वेश्चन के लिए जो है आप एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा। फार्मूला ये होता है जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, यानी कि वी मैक्स इक्वल टू होता है फार्मूला, वी मैक्स इक्वल टू √2 इंटू वी। ये फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये होता क्या है, इसमें क्या, अगर हमको कभी भी कोई वोल्टेज दे रखा हो कि ये वोल्ट इतने वोल्ट पे एक अप्लायंस है वो काम करता है, तो वो कितना अधिकतम वोल्टेज वहाँ पे भेजा जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो वी मैक्स की वैल्यू को कभी भी निकालना है तो उसको क्या कर देंगे, जितना वोल्टेज दे रखा होता है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। और √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 इक्वल टू, तो √2 इक्वल वैल्यू आपने पढ़ी होगी 1.414 होती है। तो अब क्या करेंगे, वी मैक्स हमको निकालना है, तो वी मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम √2 इंटू वोल्टेज कितना दे रखा था, वी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी 230, तो 230 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे 1.1414 हो जाएगा आपका, इंटू 230 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 325 वोल्ट आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे वी मैक्स उसने दे रखा हो क्वेश्चन में और पूछे कि वी कितना होगा, तो वहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो भी काम हो जाएगा। तो दो चीज़ें दे रखी होंगी, यानी कि दो चीज़ों हैं इसमें, वी मैक्स और वी है, तो कोई एक चीज़ दे रखी होगी और दूसरा पूछा जाएगा उसमें, तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे उसको। बहुत ही आसान है ये। फिर देखिए अगला दे रखा है क्या, अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के बीच का क्या संबंध होता है। तो एक आपको इसमें यहाँ पे फैराडे का जो नियम होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फैराडे का जो नियम है तो क्या होता है, फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग EMF इक्वल टू होता है माइनस का डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी।
तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की बात हो रही है, और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो डेल्टा फाई होता है। एन क्या होते हैं, जो कुंडली के नंबर होते हैं, यानी कि कितनी बार वायर को जो है किया गया है वो होता है। और डेल्टा टी तो जो टाइम पीरियड होता है, परिवर्तन की दर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन उसने पूछा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इसकी बात कर रहा है, तथा चुंबकीय फ्लक्स यानी इसकी बात कर रहा है, में परिवर्तन की दर के बीच, यानी कि इसके में जो परिवर्तन की दर यानी डेल्टा टी होता है, दर के बीच क्या संबंध है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, इसको यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल फाई के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट है। इस पे आधारित क्वेश्चन भी अगर कभी आता है तो उस क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय घरेलू प्रयोग में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो हमने आपको जब यहाँ पे पढ़ाया था एसी करंट को, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि 50 हर्ट्ज होती है। तो वहाँ पे आपको लिखा दिया गया था, ये फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स किरणें जो हैं हड्डियों से होकर नहीं गुजर पाती, क्योंकि। तो ये भी जो हमने आपको एक्सरे किरणों को पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था जो हड्डियाँ होती बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं, तो जो एक्स किरणें हैं वो हड्डियों के आर पार नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंस हड्डियाँ होती हैं। तो हड्डियों का घनत्व तो अधिक होता है, ये इसलिए ऐसा होता है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये, आप देख रहे होंगे, आसानी से कर पा रहे होंगे अगर आपने वीडियोज़ को देखा है, लेक्चर्स को सारे फॉलो किए हैं। फिर देखिए अगला दे रखा, विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने आपको जो विद्युत धारा पढ़ा रहे तो वहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव भी पढ़ाया गया था। तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यही तो फॉर्मूला होता है, H की वैल्यू, H बराबर होता था आई स्क्वायर। H क्या होता है आपका, है विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव था। तो फॉर्मूला जो वहाँ पे बताए गए थे, अब उसने यही पूछ लिया कि फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले में क्या नहीं है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे धारा बोला है, तो धारा तो इसके अंदर आती है, तो यानी इस पर निर्भर करता है H की वैल्यू। विभव, तो विभव भी निर्भर करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए V बराबर होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, H इक्वल टू आई इंटू आई आर इंटू टी, ऐसे लिख लिया हमने, इसे तोड़ लिया। अब इसको क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, आई आर जहाँ यहाँ लिखा हुआ उसकी जगह कितने रख देंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। तो यानी कि H की जो वैल्यू है वो इस पर भी निर्भर करती है, यानी V पे भी निर्भर करती है, और R पे तो निर्भर करती ही करती है, T पे भी निर्भर कर रही है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी सब पे निर्भर कर रही है, उक्त में से कोई नहीं है, नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको जब हमने फॉर्मूले वहाँ पे लिखाए थे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव वाले में चैप्टर में, तो वही फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना है बस। अगला दे रखा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कोटि होती है, कितने कोटि की होती है। तो ये जो है आपका B हो जाएगा 10 की घात -5, यानी माइनस का 10 की घात -5 कोटि का होता है। ये फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला ये दे रखा है कि 200 वाट और 250 वोल्ट, कोई एक सर्किट बना रखा है, मान लो ये सर्किट है आपका, यहाँ पे पावर दे दी गई इसको है। तो उसने बोला है कि 200 वाट का बल्ब है यहाँ पर, तो ये 200 वाट का बल्ब लगा दिया, और दूसरा है 100 वाट का बल्ब है। दोनों को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा गया, तो दोनों को सीरीज में हम जोड़ देंगे ऐसे। तो यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ पे 100 वाट का हो गया, यहाँ पे 200 वाट का हो गया आपका बल्ब। अब इसमें जो करंट कितना दिया जा रहा है, बोल रहा है 250 वोल्ट का करंट हम इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो पूछा गया है उसमें परिपथ में संयुक्त शक्ति हो गया, यानी P की वैल्यू निकालना है, यानी जो सर्किट बन रहा है उसमें कितना P का वैल्यू हुआ, तो P की वैल्यू को हमको यहाँ पे निकालना था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जो हमने वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वाले में पढ़ाया था हमने, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को बताया गया था कि कैसे हम P निकालते हैं, कैसे I निकालते हैं, कैसे R निकालते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए था कि जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में जुड़ा हुआ है ये आपका, ठीक है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है।
यहाँ पे 200 वाट का बल्ब है, यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है, यानी इसका R1 मान लेते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस कितना R1 है और इसका रेजिस्टेंस कितना R2 है, तो जो पूरा सर्किट होगा उसका रेजिस्टेंस अगर R है तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर मान लो समांतर क्रम में जुड़ता है, अगर मान लो तो क्या हो जाता है, R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये कब होता है, पैरेलल वाली सिचुएशन में होता है। अभी लेकिन सिचुएशन कौन सी दे रखी है, ये वाली दे रखी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये कर लेंगे, P इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, V स्क्वायर अपान R होता है। क्या होता है, R, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम पहले बल्ब के लिए इसको निकालना है, क्योंकि हमको R1 और R2 की वैल्यू अगर पता चल जाए तब काम बन जाएगा हमारा। क्योंकि फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान R होता है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर सर्किट के लिए। तो हमको इसके P निकालना है हमको अगर सर्किट का, तो V हमको पता होना चाहिए। तो V की वैल्यू तो 250 वोल्ट दे रखी है। R की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए, नहीं ये जो R आएगा, ये इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम अब R की खोज करेंगे। तो हम पहले बल्ब के लिए इसके लिए लगाते हैं। तो पहले बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, P1 मान लेते हैं, और V तो उतना ही रहेगा, 250 वोल्ट का ही है, तो ये R1 हो जाएगा। फिर P2 निकालेंगे, तो P2 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ P पता है, V पता है, वैल्यू पुट करके R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। P2 पता है, V पता है, तो R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब R1 और R2 जो भी आएगा, R1 की वैल्यू अगर आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये R1 की वैल्यू आएगी लगभग 312.5। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 625 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी हल करने पे। आप आराम से रख सकते हैं, क्योंकि P की वैल्यू आपको इस वाले में कितना दे रखा था, 200 दे रखा है, और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, यानी कि 100 रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे आप। अब जब ये वैल्यू आप पुट कर लेंगे, जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, अब इसको इस फॉर्मूले में रख लेंगे हम। तो अब हम R1 प्लस R2 निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, R इक्वल टू दे रखा है, R1 कितना है 312.5 प्लस का 625, ये कर लिया हमने। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लेने पे कितना आ जाएगा आपका, ये 937.5। तो R की वैल्यू आ गई। अब ये R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो P की वैल्यू निकल आएगी हमारे। P की वैल्यू कितना, V का मान 250 वोल्ट है, तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा R की वैल्यू आपको 937.5। इसको आप हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.66 आ जाएगा, यानी लगभग कितना आ गया, 67 आ गया आपका ये। यही आपका वाट, इतने वाट जो है पावर होगी। तो थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में बस क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी करेंगे तो ये आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा B, 67 वाट। तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या चित्र बनाना पड़ता है, चित्र बना लेंगे तो उससे आपको आसानी होगी लगाने में। सबसे पहले हमने चित्र बनाया, हमको पता है इसका मान कितना दे रखा है, 200 वाट दे रखा है, इसका 100 वाट दे रखा है, और वोल्टेज 250 दे रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, हमको निकालना है P का मान। उसने पूछा है पूरे सर्किट का, यानी कि ऑल ओवर सर्किट की बात हो रही है, तो P की वैल्यू उसने पूछी थी, हमको फॉर्मूला पता था, P इक्वल टू होता है आपका V स्क्वायर अपान R होता है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो है हम पूरा निकाल देंगे। V पता था हमको, लेकिन R नहीं पता था, तो पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि R कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे R1 यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से R2 निकालेंगे, और टोटल R के लिए हम उनको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि दोनों ही सीरीज में दे रखे थे। तो इस तरह से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। V पता था पहले से हमको, R पता हो जाएगा, तो उसको भाग करके जो आएगा हमारा वही आपका P हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हो, तो किन्हीं दो सिरों के बीच कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो हमने आपको जो ये रेजिस्टेंस का चैप्टर कराया था, वहाँ पे एग्जांपल देकर बताया भी था इसको। तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ए हो गया, ये बी मान लो, ये सी हो गया। तो मान लो
हमको ए और सी के बीच में निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। तो पहले ये देखना पड़ेगा, देखिए ए और सी, मान लो ये टर्मिनल आपके बना लें, यहाँ ये टर्मिनल आपके हो गए, ठीक है। हाँ, ये बैटरी मान जोड़ ली यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे हमको ए और सी के बीच निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे धारा आएगी, तो यहाँ पे धारा एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा क्रम है, यहाँ पे ये दोनों आपस में किस रूप में जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपके हैं समांतर क्रम में, ठीक है। फिर लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेगी धारा, यहाँ पे जाएगी, फिर इसके होके निकल गई, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी। यानी कि ये दोनों आपस में किस में जुड़े हुए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो है आपस में किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो अब इससे ये निकल आएगा कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, लेकिन जो ये जुड़ा हुआ है ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो हम पहले क्या करें, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है, ठीक है। तो टोटल अगर रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो इनका पहले निकाल लो। तो ए से ले के सी का रेजिस्टेंस, ए से सी का जो है रेजिस्टेंस प्रतिरोध अगर आर है, आर डैश मान लो, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे आपस में। तो 4 ओम का आ गया, ठीक है। अब हमको टोटल का निकालना है, ए सी का निकालना है। ए सी का रेजिस्टेंस अगर आर मान लेते हैं हम, ए सी का आर मान लेते हैं, तो ये दोनों आपस में किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है हमेशा 1/r = हो जाएगा आपका 1/2, ये तो वही रहेगा 1/2। और इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 4 निकाल ली है ये, तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका, ये वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर लो आप, तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो पलट जाएगा, क्योंकि 1/r की वैल्यू आई है कितनी, 3/4। तो आर की वैल्यू करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, इतने ओम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे करा चुके हैं जब हमने आपको ये रेजिस्टेंस का पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड हैं। तो कोई जो सेल होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, मान लो ये कोई सेल है आपका और उसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, के बीच विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि कब उसने पूछा है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ऐसा तब होता है जब सर्किट ओपन होता है, यानी कि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि उसको करंट से जोड़ा नहीं गया, यानी कि दोनों तार अलग अलग हैं, कहने का मतलब। तो ये कब होता है, ओपन सर्किट में बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, पूर्ण निरावेशन में संचायक सेल से जो प्राप्त ऊर्जा, यानी कि जो टोटल पूरी तरह से उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है और आवेशन में सेल को दी गई ऊर्जा, यानी कि जो हम उसको बैटरी को जितना चार्ज करने में दे रहे हैं और फिर उसको जो डिस्चार्ज करने में जितना ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस अनुपात को क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उस अनुपात को क्या बोलेंगे, दक्षता, यानी कितनी एफिशिएंसी है उसकी, ठीक है। जैसे मान लो आपका मोबाइल है, मान लो आपका मोबाइल चार्ज दिन भर करते हैं और लेकिन चलता 2 मिनट ही है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन वो बढ़ेगी कब, जब आप चार्ज करते हैं 1 घंटा और चलता है वो कितना 50 मिनट, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि उसका अनुपात जो है अच्छा है। तो यानी कि दक्षता क्या होगी उसकी, अच्छी होती है। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, आपको लैंग्वेज इतना आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। तो ये भी हमने जो आपको रिएक्टर्स के बारे में पढ़ाया था, भारत का जो परमाणु प्रोग्राम पढ़ाया गया था साइंस एंड टेक में, तो वहाँ पे बताया था हमने। तो भारत का जो प्रथम नाभिकीय जो रिएक्टर है अप्सरा है वो कहाँ पे स्थित है, मुंबई के ट्राम्बे में ये स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन ये देखा, 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमने आपको बताया था जो प्रतिबिंब बनने के लिए फॉर्मूला बताया था हमने। तो अगर ये अनंत यानी कि बनेंगे, क्योंकि 2 समांतर रखे हैं, यानी एक मिरर ऐसे रखा हुआ, दूसरा मिरर ऐसे रखा हुआ और इसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो अब जो इसके इमेज बनेंगी वो इमेज कितनी बनेंगी पूछा है। तो इसमें बनेंगे उक्त में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि अनंत बनती है इमेज। कितनी बनती है, अनंत। जब हमने आपको मिरर पढ़ाया था तो वहाँ पे मिरर में कितनी इमेज बनती हैं उसके लिए जो है कितना एंगल पे कोण रखा जाता है बताया था, उसका निकालने का तरीका बताया था। और हमने यह भी बताया था कि जब कोई जो मिरर हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनाएंगे, यानी कि जो उनके बीच के मिरर के बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री होगा तो कितने इमेज बनेंगे, तो उसमें बनते हैं आपके अनंत इमेज बनते हैं।
ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया था वहाँ पे, तो ये तो आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में धूल के कण का किस परावर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं? तो इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन देख लिए होता क्या है, जो बहुत छोटा सा कोई कण है और जब क्या कोई लाइट पड़ती है तो इसके साइड से ऐसे निकल जाती है और इस पे टकरा के इसके साइड से निकल जाती है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, विसरित परावर्तन है। तो जब हमने पढ़ाया था वहाँ पे इसको नहीं बताया था, तो आप इसको दोबारा इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में कि इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। तो आप समझ गए होंगे विसरित परावर्तन क्या होता है। मान लो कोई बिंदु है आपका, ये धूल का कण है और मान लो यहाँ से कोई लाइट आ रही है, तो लाइट ऐसे में होगी कि यहाँ से जाएगी और इसके बहुत छोटा कण है तो इसके जो किनारे से निकल जाएगी, यानी कि इसके सरफेस से होते हुए निकल जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता, मैंने बताया नहीं था, तो अब इसको आप आज नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्षी चुंबकशीलता की इकाई है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी की जो है इकाई होती है वो क्या होती है? तो विमाहीन राशि है वो। ठीक है, उसकी कोई भी इकाई यूनिट नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ये कैसी है? विमाहीन राशि है। अगला कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण है एक। तो उसने पूछा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या है पूछा है उसने। तो ये क्या है, एक आपकी सदिश राशि है, क्योंकि देखिए जब कभी किसी भी राशि का जो है दिशा होती है उसकी, तो वो क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। और जिसकी दिशा नहीं होती वो क्या होती है? अदिश कहलाती है। तो चुंबकीय आघूर्ण है, तो आघूर्ण है क्या, तो उसकी पर्टिकुलर दिशा लगेगी ना, इधर की ओर लग रहा है बल, इधर की ओर बल लग रहा है, तो हमेशा इसकी जो क्या रहेगी, सदिश राशि रहेगी, यानी कि कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया क्या, एफ की वैल्यू दे रखी है कितना, 15। तो माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है यहाँ पे, तो अवतल लेंस के लिए हमेशा माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, यानी कि वी की दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, यानी यू की वैल्यू निकालना है हमको। फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u माइनस का 1/v, यही तो पढ़ा है आपने। तो वहाँ पे हम इसको रख देंगे फॉर्मूले में, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u माइनस का 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी देर की, माइनस का 15, u की वैल्यू निकालना है और माइनस का ये 1/v कितना, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1/10 हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो इसको इधर करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 5/150, तो 5 दिया 15 तो 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/u इक्वल टू कितना आ गया, 1/30 माइनस में आएगा। तो u की वैल्यू तो हमेशा माइनस में आती ही है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 30 माइनस की, क्योंकि हम u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला बेस है, आप फॉर्मूला को उठाएं और सीधे सीधे रख दें उसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब R मान के n प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में लगाने पर, तो समानांतर क्रम में लगाए गए हैं और उनका जो है परिणामी प्रतिरोध यानी कि कितना है, x दे रखा है। तो हम पहले देखते हैं कि समानांतर क्रम में करते क्या हैं। तो हम फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे ही तो होता है, प्लस 1/r3 डॉट डॉट ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो है जो टोटल प्रतिरोध कितना आ रहा है, x, यानी कि r की वैल्यू कितनी दे रखी है, x, तो यानी 1/x बराबर r मान के n प्रतिरोध हैं, तो r बार जोड़ा गया है, यानी कि 1/r प्लस 1/r, ऐसे डॉट डॉट करके कितनी बार किया गया है, n टाइम तक किया गया है ये। ठीक है, तो उनका कुल प्रतिरोध हमको निकालना है, तो इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बस हल करना है आपको, तो उससे वहाँ से आपको क्या निकल आएगा, कुल जो प्रतिरोध है वो आपका निकल आएगा। तो इसको हल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, n² x आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
टोटल जो प्रतिरोध है वो आपका निकल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, जब R मान के n प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाने पर उनका जो है परिणामी प्रतिरोध x होता है, तब ये n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो उनका निकालना है। हमको श्रेणी क्रम में निकालना है, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हमको इस वाले R की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर कोई वस्तु को अगर हम n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये n इंटू 1/r हो जाएगा। यानी अगर हम कोई संख्या को, एक ही चीज़ को हम बार बार जोड़ रहे हैं तो n गुना हो जाएगी ना वो चीज़। तो यहाँ से हमारा क्या निकाल जाएगा, 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/r। ये आ गया हमारा। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो, इसको रख लो, इसका काम पड़ेगा आगे हमें। अब यहाँ पे देखिए, अब r का मान चाहिए हमको। यहाँ पे R1 R2 R3, तो क्या आ जाएगा r प्लस r ऐसे हो जाएगा ना, डॉट डॉट n टाइम तक होगा ये। तो n टाइम तक अगर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये इसको हम निकालेंगे n, और n टाइम तक होगा तो nr हो जाएगा ये आपका जोड़ने पर। तो उसने पूछा क्या था, लेकिन हाँ ठीक है। अब देखिए r की यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये यहाँ से निकाल लीजिए r इस वाली समीकरण से। तो 1/x इक्वल टू आपका था n/r था, तो r बराबर आ जाएगा आपका, r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो n इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दो आप, तो r इक्वल टू आपका आ जाएगा n इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, n इंटू एक्स हो जाएगा। अब n से n की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर x हो जाएगा। इसी रूप में दे रखा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर x आएगा। तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है, उसको बस हल करना है आपको। तो आप मैथ्स मतलब काफ़ी कर लिए होंगे अब तक, इसको हल करना तो आता ही होगा आपको, तो आप आसानी से कर लेंगे। अगला दे रखा है, एक वस्तु जो है उत्तल लेंस से f दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने यहाँ पे जो आपको पढ़ाया था जो लाइट का चैप्टर, तो वहाँ पे हमने बताया था कि वस्तु f दूरी पे रखी होगी तो कहाँ बनेगा, फोकस से यानी कि सेंटर पे रखी होगी, c पे रखी होगी तो कहाँ पे बनेगा, c के बाहर रखी होगी तो कहाँ बनेगा, अनंत पे रखी होगी तो कहाँ बनेगा। तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी पढ़ाई गई थी, f दूरी पर जब रखते हैं कोई वस्तु को तो अनंत पे बनता है चित्र। इसको हमने जब माइक्रोस को पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था कि f दूरी पर, यानी जो कोई लेंस अगर है, मान लो आपका उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी अगर f है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो अनंत पे बनता है। तो ये आपका फैक्ट था, आपको पता होना चाहिए था, इसीलिए हमने आपको पढ़ाया भी था वहाँ पर। फिर दे रखा, भारी जल का उपयोग होता है कहाँ होता है, तो भारी जल का उपयोग कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो ये तो पढ़ाया ही था आपको, जब भारत का जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था इसको। अगला दे रखा, एक सौर सेल से निर्मित होती है, क्या निर्मित होता है, तो एक सौर सेल जो होता है वो पीएन संधि द्वारा, अर्ध यानी सेमी कंडक्टर होता है, उसके द्वारा यह है निर्मित होता है। तो एक सौर सेल जो है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर पीएन जंक्शन यानी फिर पीएन संधि भी बोलते हैं, से निर्मित होता है। तो आप इसको पता होना चाहिए आपको, ये कैसे बनते हैं सौर सेल जो होते हैं। अगला दे रखा है, निम्न में से कौन सा विद्युत का खराब संवाहक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो प्योर वाटर होता है, यानी जो इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर होता है, वो जो है विद्युत का जो है खराब संवाहक, मतलब बैड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है बैड कंडक्टर होता है कौन, जो शुद्ध वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो जो है खराब संवाहक होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, फैक्ट है ये। अगला दे रखा, निम्न में से कौन कांच के अर्धवृत्ताकार टुकड़े के लिए सही तरह से क्रांतिक कोण C को दर्शाता है। देखो, तो क्रांतिक कोण C हमको देखना, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसमें जो है, पहली बात तो हमको देखना है कि डेंसर मीडियम से जाना है, गुजरना है, और फिर वापस डेंसर मीडियम में ही चला जाए वो। और क्रांतिक कोण है तो यानी कि जो वो रेखा के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से दिख रहा है क्या आपको कि ये तो विरल रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा वाला भी यही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे डेंसर मीडियम से आ रहा है ये ऐसे किरण, और फिर क्या है, इसी के पैरेलल हो गया आपकी ये, ठीक है। और ये एंगल जो हो गया आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। और अगर ये ऐसे चली जाएगी तो क्या कहलाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा
इन टोटल इंटरनल हो जाएगा फिर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी इस फिगर में जो है दिखाया गया है ये सही तरीके से। तो यहाँ पे हमको यही देखना होता है कि कोई भी चीज़ है वो जो हमने यहाँ पे दिखाया था, मान लो ऐसे मान लो बना लेते हैं मगर फिगर, तो ऐसे जाएगा और फिर बाद में टकराने के बाद जो है वो इसी के जो है पैरेलल ऐसे हो जाएगी किरण अगर, तो इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, ये बन जाता है। और अगर वापस टकरा करके क्रांतिक कोण से अधिक मान हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगी वो, और ये क्या कहलाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कहलाता है। तो ये हो गया आपके सारे जो हैं फिजिक्स के हमने आज जो है देख लिए, जितने भी 2016 के में आए थे 30 क्वेश्चन को हमने देख लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और छत्तीसगढ़ ACF का यानी CG ACF के जो है पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। और अब से जो है, अब तो फिजिक्स कंप्लीट हो ही गया है, साइंस एंड टेक वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिजिक्स कंप्लीट हो गया, साइंस एंड टेक्स पेपर 2 का कंप्लीट हो चुका है। और अब इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, आपके जो MCQ कराए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है ACF का पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि MCQ वगैरह जो है केवल पेड ग्रुप वालों को ही जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।